Hello, wonderful brains. A very warm welcome to your social science class with your learning buddy Aprajita. And let's start a new chapter of Geography class 8, that is chapter number 16, Agriculture. आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर क्या होता है, मेजर क्रॉप्स, agricultural development. More than half of the world's population is dependent on agriculture. अब कृषि पे हमारी आधी से ज़्यादा जो दुनिया है वो डिपेंडेंट है, दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, मीन्स कृषि पे. Today agriculture not only provides us with food but also the raw materials for the manufacture of products such as fiber, cotton or jute for cloth, rubber for tire and pulp for paper, etc. आज ये जो एग्रीकल्चर है ये हमें केवल खाना ही नहीं देती है, फूड ही नहीं देती है, बल्कि ये रॉ मटेरियल्स भी देती है जो कच्चा पदार्थ होता है फॉर एग्रीकल्चर ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि फाइबर कॉटन और जूट के लिए, फॉर क्लॉथ्स बनाने के लिए हमें फाइबर की ज़रूरत होती है, रबर फॉर टायर के लिए रबर की ज़रूरत होती है, एंड पल्प फॉर पेपर. टुडे एग्रीकल्चर हैज़ अज्यूम्ड अ डाइवर्सिफाइड फॉर्म with the introduction of better farming techniques. Now what is agriculture? क्या है ये agriculture? The word agriculture is derived from two Latin words. ये दो Latin words को मिलकर बना है agriculture. Ager और agri means soil. Agri का मतलब है soil and culture meaning cultivation. Cultivation और tilling of सॉइल, उस सॉइल पे जो वर्क किया जाता है, जो काम होता है उस सॉइल पे. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द रेयरिंग ऑफ लाइवस्टॉक. लाइवस्टॉक मीन्स जो एनिमल्स हम रेयर किए जाते हैं. समटाइम्स फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर. फॉरेस्ट्री और फिशिंग को भी कभी कभी एग्रीकल्चर में ही इंक्लूड किया जाता है. फैक्टर्स इफेक्टिंग एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं? Agriculture is an area depending on several physical and human factors. अब agriculture जो है वो है एक एरिया डिपेंडिंग ऑन किस पे, फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फिजिकल फैक्टर्स क्या है ये फिजिकल फैक्टर्स? रिलीफ. The type of landform determines whether the area is suitable for agriculture or not. जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है या नहीं, वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है या नहीं, ये डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ लैंडफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, स्टीप स्लोप्स आर नॉट फेवर्ड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. जो स्टीप स्लोप्स होते हैं, जो स्लोप्स होते हैं, उन पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, वो फेवरेबल नहीं होते हैं एग्रीकल्चर के लिए. Plains or lowlands are considered best for agricultural activities. कोई भी agricultural activities अगर करनी है तो उसका best जो form है वो है plains और lowlands. The deltas of rivers in lowlands provide fertile land for cultivation. और जो river के जो deltas होते हैं lowlands में वो fertile land देते हैं cultivation के लिए. Soil. Next is soil. Soil also affects the agriculture as well. Soil with appropriate nutrients and humus content is ideal for agriculture. अब जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी होती है, और उसमें ह्यूमस कंटेंट भी आइडियल होता है, उसके वो लैंड एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. The type of crop growth in an area varies according to the temperature and amount of rainfall requirements. अब जो क्रॉप की जो ग्रोथ होती है, जो फसल की ग्रोथ होती है, वो डिपेंड करती है कि वहाँ का, उस एरिया का टेम्परेचर कैसा है और कितने अमाउंट में बारिश होती है वहाँ. A minimum temperature of 6 degrees Celsius is required for growing crops. 6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए.
ह्यूमन फैक्टर्स। अब ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं? लेबर। ऑल टाइप्स ऑफ फार्मिंग रिक्वायर लेबर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस और मशीन्स और बोथ टू डू द वर्क। अब जितने भी तरह की फार्मिंग है उन सब के लिए लेबर की ज़रूरत होती है, और लेबर ह्यूमंस के फॉर्म में भी हो सकता है, मशीन के फॉर्म में भी हो सकता है। सम क्रॉप्स रिक्वायर मोर लेबर वाइल सम लेस। किसी किसी क्रॉप पे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है और किसी क्रॉप पे कम लेबर की। कैपिटल। कैपिटल इज एसेंशियल फॉर परचेजिंग ऑफ मशीनरी, सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर्स एंड हायरिंग ऑफ लेबर। कैपिटल मीन्स पैसा। पैसे की ज़रूरत किस लिए होती है? मशीनरी परचेज करने के लिए, कोई भी एग्रीकल्चर करने के लिए अगर वो मशीन से की जा रही है तो उसके लिए मशीनरी परचेज करनी पड़ती है। फिर सीड्स चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, फर्टिलाइजर्स डालने के लिए, खाद डालने के लिए चाहिए होते हैं, और लेबर को हायर करना पड़ता है। मार्केट। फार्मर्स सेल देयर प्रोड्यूस टू मार्केट। अब फार्मर्स कहाँ बेचते हैं? अपना जो भी उगाते हैं वो जाके मार्केट में बेचते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ मार्केट क्लोज टू द एरिया। और जहाँ पे भी एग्रीकल्चर हो रहा है उसके पास में ही मार्केट होना ज़रूरी है, तभी फार्मर्स जाके वहाँ उसको बेच के आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज रूल्स ऑफ लॉ, अ स्टेबल गवर्नमेंट, पीस एंड हार्मनी, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटीज ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स। अब क्रॉप की जो फसल होती है उसको बढ़ाने के लिए, वो इंक्रीज करने के लिए क्या क्या और चीज़ें? रूल्स ऑफ लॉ, एक स्टेबल गवर्नमेंट होना ज़रूरी है, पीस और हार्मनी होनी ज़रूरी है। लड़ाई झगड़ा होगा तो कोई भी अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएगा। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड टाइप्स। अब प्रोड्यूस के बेसिस पे कितना होता है, क्रॉप कितना प्रोडक्शन होता है, और लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे फार्मिंग को टू ब्रॉड टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। कौन से? सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? दिस इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग वेयर द फार्मर grows crops and keeps stock for the needs of his family only. अब ये सिस्टम जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग का, इसमें फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करते हैं और फसल उगाते हैं और फसल को स्टॉक करके भी रखते हैं केवल अपनी फैमिली के लिए। सबसिस्टेंस फार्मिंग स्टिल एग्जिस्ट इन पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। इन 3 जगहों पे अभी भी सबसिस्टेंस फार्मिंग चलती है, होती है। Subsistence agriculture can be further classified as intensive subsistence agriculture and primitive subsistence agriculture. अब इस subsistence agriculture को भी further divide किया जा सकता है किसमें? intensive subsistence agriculture and primitive subsistence agriculture. What is intensive subsistence agriculture? This type of agriculture is carried out in the densely populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. ये जो intensive subsistence agriculture है ये कहाँ किया जाता है? जहाँ densely populated, बहुत ज़्यादा population होती है, और वो जो areas of monsoon हैं, monsoon regions of South, साउथ के मानसून रीजन्स में कहाँ का? साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ऑफन डबल क्रॉपिंग इज कैरीड आउट, राइस इन समर एंड मिलेट इन विंटर। अब डबल क्रॉपिंग भी की जाती है, जैसे समर में तो राइस उगाया जाता है और विंटर्स में मिलेट, टू ऑब्टेन द मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द लैंड। उस लैंड का मैक्सिमम यूज भी हो जाता है। राइस ग्रोन वाइडली इन ईस्ट एशिया। अब राइस कहाँ ग्रो किया जाता है? ईस्ट एशिया में। इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अब जो राइस उगाया जाता है, वाइडली जो राइस उगाया जाता है ईस्ट एशिया में, वो एक एग्जाम्पल है इंटेंसिव एग्रीकल्चर का। अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग व्हीट, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर ऑल्सो ग्रोन हियर।
Now comes the primitive subsistence agriculture. ये क्या होता है? It is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe and digging sticks. अब ये जो primitive subsistence agriculture, primitive नाम से ही पता चल रहा है कि पुराने मेथड से किया जाता है। ये एक छोटे छोटे पैच ऑफ लैंड्स में किया जाता है और इसमें टूल्स भी जो यूज़ होते हैं वो बहुत पुराने ज़माने के टूल्स होते हैं, जैसे हो गया डिगिंग स्टिक जो जिससे मिट्टी खोदते हैं। दिस इंक्लूड्स शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड नोमैडिक हर्डिंग। नाउ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है? ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, दिस इज अ फार्मिंग सिस्टम इन विच अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड फॉर सम टाइम टिल द सॉइल न्यूट्रिएंट्स रन आउट, after which the farmer moves on to a new plot of land. अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वो फार्मिंग सिस्टम है जिसमें एक लैंड का पार्ट क्लियर किया जाता है और उसको कल्टीवेट किया जाता है थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि उस सॉइल में न्यूट्रिएंट रहता है, और जब उस सॉइल से न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है तो वो जो फार्मर है वो दूसरे पीस ऑफ लैंड पे शिफ्ट कर जाता है। This type of farming is carried in low populated areas. और इस तरह की फार्मिंग कहाँ होती है? जहाँ पॉपुलेशन कम होती है। Another form of shifting agriculture is slash and burn method. अब देखिए slash and burn method जो है वो एक फॉर्म है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का। Here farmers or cultivators fell or burn trees to make the land free for cultivation. अब यहाँ फार्मर्स क्या करते हैं? वहाँ पे ट्रीज काट के डालते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? जला देते हैं, जिससे कि वो लैंड क्लियर हो जाता है कल्टीवेशन के लिए। द एशेज ऑफ दीज ट्रीज मिक्सड विद सॉइल्स एक्ट एज अ फर्टिलाइजर। अब ये जो एशेज होते हैं जब जलाया जाएगा, वहाँ पे ट्रीज जलाई जाएंगी तो उसका राख भी तो बनेगी, जो एशेज होंगे वो सॉइल के साथ मिक्सअप होके उसमें क्या होता है? वो फर्टिलाइजर का काम करता है। देन फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज डू एग्रीकल्चर विद प्रिमिटिव टूल्स। फिर वो जो फार्मर्स हैं वो प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करके वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि अब ज़मीन अच्छी फर्टिलाइजर भी मिल जाता है उसको और वो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो जाती है। दे ग्रो मेनली फर्न, पोटैटो, कसावा एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें वो वहाँ उगाते हैं। After 3 or 4 years, that piece of land loses its fertility and farmers leave this land and move in search of another piece of land. 3-4 साल में वो जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है, वहाँ ख़त्म हो जाती है, फर्टाइल लैंड नहीं रहता वो। फिर फार्मर्स क्या करते हैं? दूसरे पीस ऑफ लैंड पे मूव कर जाते हैं। दिस फार्मिंग इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स वर्ल्ड वाइड। इस तरह की फार्मिंग को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे झूम in Northeast India, Sweden in Africa, Kengen in Philippines and Milpa in Central America. अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हैं इसके। Now comes the nomadic herding. अभी तो हमने shifting agriculture देखा, अब हम nomadic herding क्या होता है ये पढ़ेंगे। This is generally practiced in arid and semi-arid lands where cultivation is not possible. ऐसे लैंड्स पे नोमैडिक हर्डिंग होता है जहाँ पे कल्टिवेशन पॉसिबल नहीं होता है। Herders domesticate animals and graze them in order to meet the basic needs such as milk, meat, wool and skin. अब हर्डर्स क्या करते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले उनको हर्डर्स बुलाते हैं। वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, पालते हैं और फिर उनको ग्रेज करवाते हैं, जिससे कि उनकी बेसिक वो जो हर्डर्स हैं उनकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। किससे? मिल्क, मीट, वूल एंड स्किन। शीप, याक, कैमल एंड गोट आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। दे डू नॉट लीड अ सेटल्ड लाइफ। ये कोई सेटल्ड लाइफ लीड नहीं करते हैं। समटाइम्स मिक्स्ड हर्ड्स ऑफ कैटल, camels, sheep, goats and horses are raised as in part of Central Asia, while in other areas a single animal species is reared such as camel in Arabia. अब कहीं कहीं तो mixed herds of cattle rear किए जाते हैं, जैसे कि camels, sheep, goat, horses, और कहीं ये सब कहाँ होता है? mixed जो कैटल्स होते हैं, हर्ड्स ऑफ कैटल्स, वो होते हैं सेंट्रल एशिया में, और कहीं कहीं सिंगल एनिमल स्पीशीज़ को रियर किया जाता है, जैसे कि अरेबिया में केवल कैमल को किया जाता है।
The Kyrgyz tribe of Central Asia still migrate with their herds of goats, and the Maasai in East Africa still rear just cattle. अब जो किर्गिज ट्राइब है सेंट्रल एशिया में वो अभी भी माइग्रेट करते हैं अपने गोट्स के हर्ड को लेके, झुंड को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे. एंड जो मसाई हैं ईस्ट अफ्रीका के वो अभी भी बस कैटल की ही रियरिंग करते हैं. जनरली दिस इज अ सीजनल मूवमेंट. द हर्ड्स मूव टू वार्मर लोलैंड्स ड्यूरिंग विंटर. विंटर में वो वार्मर लोलैंड्स में चले जाते हैं. एंड टू द कूलर हाईलैंड्स इन समर. और समर में कहाँ जाते हैं? कूलर ठंडे हाईलैंड्स पे. Now fact to know. Shifting cultivation is known as Jhum in Assam, पूनम कृषि इन केरला. अब देखिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अलग अलग नाम अलग अलग जगह पे क्या है. झूम इन असम, पूनम कृषि इन केरला, पोडू इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा, बेवोर, मशान, पेंडा एंड बीरा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको. इट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश. इन सब जगहों पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है. नाउ कम्स द कमर्शियल एग्रीकल्चर. व्हाट इज कमर्शियल एग्रीकल्चर? कमर्शियल मतलब चीज़ों का लेन देन जिससे मनी अर्न होती है, चीज़ों के देने से जिससे मनी आती है. कमर्शियल फार्मिंग इज डन ओवर अ ह्यूज पीस ऑफ लैंड विथ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. अब कमर्शियल फार्मिंग जो की जाती है वो बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड पे की जाती है और वहाँ पे क्या यूज़ किए जाते हैं? मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर मार्केट पर्पज. मैंने कहा ना मनी आता है जहाँ से, तो अब मार्केट में इसको बेचा जाएगा तो वहाँ से मनी आएगा. कमर्शियल फार्मिंग कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू एक्सटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. अब इस कमर्शियल फार्मिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. एक्सटेंसिव फार्मिंग, द फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव फार्मिंग. सो लेट्स नो द फैक्ट फर्स्ट. पहले हम एक फैक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक्सटेंसिव फार्मिंग पढ़ेंगे. व्हाट इज द फैक्ट? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ न्यू सिस्टम ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन दैट यूजेस बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पेस्ट कंट्रोल इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. अब ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल आपने सुना होगा, बहुत नाम सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का. तो इसमें क्या किया जाता है? ये नया सिस्टम है क्रॉप कल्टीवेशन का जिसमें कि बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन और पेस्ट कंट्रोल यूज़ किया जाता है. किसके प्लेस पे? केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के जगह पे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटेंसिव फार्मिंग. कमर्शियल एग्रीकल्चर के पार्ट्स. एक्सटेंसिव फार्मिंग मेक्स मिनिमम use of maximum land and that is very little labor and capital are used in comparison to the amount of land cultivated. अब extensive farming में क्या होता है? वो minimum use maximum land का minimum use होता है और उसमें बहुत कम लेबर लगाई जाती है और कैपिटल भी बहुत कम यूज़ होता है इन कंपैरिजन टू जितना अमाउंट ऑफ लैंड कल्टीवेट किया जाता है उसके कंपैरिजन में बहुत कम लेबर और बहुत कम कैपिटल यूज़ होता है. फार्म्स आर वेरी लार्ज और फार्म्स जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. एन एवरेज साइज फार्म इज यूजुअली बिटवीन 1000 and 2000 acres. अ सिंगल मेजर क्रॉप इज ग्रोन फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस. और यहाँ पे इतने बड़े लैंड में एक ही क्रॉप उगाया जाता है जो कि एक्सपोर्ट पर्पज से उगाया जाता है, जिसका कि एक्सपोर्ट किया जाता है. फार्मिंग ऑपरेशंस आर फुली मैकेनाइज्ड. यहाँ जितने भी फार्मिंग होती है ये फुल्ली मैकेनाइज्ड होती है. एक्सटेंसिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, अब कहाँ कहाँ होती है ये एक्सटेंसिव फार्मिंग? यूएस, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया एंड हैव बिकम फेमस फॉर व्हीट एंड कॉर्न एक्सपोर्ट्स. किस किस चीज़ का एक्सपोर्ट होता है? व्हीट और कॉर्न का. See, this is extensive farming. Large piece of land is being cultivated. Fine? और machines से हो रहा है. Now, commercial grain farming.
It is practiced in temperate grasslands of the prairies in North America. अब ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहाँ होता है? टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेप्स इन यूरोप एंड रशिया, एंड पैम्पर्स इन अर्जेंटीना एंड पंजाब एंड हरियाणा इन इंडिया. ओके, इंडिया में पंजाब और हरियाणा में. Wheat and maize are grown in these areas where farms spread out over hundreds of acres and are fully mechanized. अब यहाँ पे wheat और maize उगाया जाता है इन एरियाज में, और जहाँ फार्म्स कितने स्प्रेड होता है? 100 ऑफ हेक्टेयर्स, एंड वहाँ पे भी फुल्ली मैकेनाइज्ड होता है, सब कुछ फुल्ली मैकेनाइज्ड होता है. These farms are highly commercial, capital intensive and profit oriented. यहाँ से maximum profit gain किया जाता है. They operate like a business organization. और कैसे operate होते हैं? As a business organization. Now comes the mixed farming. In mixed farming, the growing of crops and rearing of animals go hand in hand at the same piece of land. एक ही लैंड के पीस पे, एक ही लैंड पे फार्मिंग भी होती है, क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं और एनिमल्स भी रेयर किए जाते हैं. इन सच काइंड ऑफ फार्मिंग 2 or more क्रॉप्स आर रेज्ड. और एक लैंड पे 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स उगाए जाते हैं. दे ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. मिक्स्ड फार्मिंग प्रोवाइड्स, देखिए मिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि मिक्स करके किया जाता है, एक से ज़्यादा क्रॉप लगाया जाता है. Mixed farming provides food crops as well as milk products. Food crops भी देते हैं और milk products भी देते हैं क्योंकि animals भी rear किए जाते हैं. It is commonly practiced in Europe, the Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa. Mainly यहाँ पे mixed farming की जाती है. See, this is mixed farming. This is also mixed farming. Okay. Now comes the plantation agriculture. In this type of farming, a single crop like tea, rubber, coffee, cotton, sugarcane, bananas, cashew nuts are grown over large tracts of land. अब इस टाइप की फार्मिंग में, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है? एक सिंगल क्रॉप, कोई भी सिंगल क्रॉप इनमें से उगाया जाता है बड़े बड़े लैंड्स पे. फार्म्स आर रन एंड मैनेज्ड लाइक इंडस्ट्रीज. अब फार्म्स को इंडस्ट्रीज की तरह चलाया जाता है. प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स आर इंटीग्रल टू सच फार्मिंग. मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. और जो मेजर प्लांटेशन कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ प्रैक्टिस. अब कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है ऐसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर का? कैरिबियन, लैटिन अमेरिका, सदर्न यूएस, West Africa, Egypt, India, Sri Lanka and Brazil. These are the places where this plantation agriculture is being done. Now children, we'll read about the dairy farming. What is dairy farming? In dairy farming, cattle are reared for milk and milk products for sale in urban centers. अब कैटल्स को रेयर किया जाता है किस चीज़ के लिए? मिल्क के लिए और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स के लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए. मैनुअल लेबर इज यूज्ड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट एज मशीन्स आर यूज्ड फॉर मिल्किंग काउज एंड बॉटलिंग मिल्क. अब जो लेबर है, जो मैनुअल लेबर है, वो एक लिमिटेड एक्सटेंट में यूज़ किया जाता है, बहुत कम यूज़ किया जाता है. और मशीन्स का यूज़ किस पे होता है? काउस को मिल्क करने के लिए और काउस का मिल्क निकालने के लिए और उस मिल्क को बॉटल करने के लिए. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डेवलप्ड इन यूरोप. कहाँ डेवलप हुई है ये? यूरोप में. द 3 लार्जेस्ट एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर डेयरी फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर. अब 3 लार्जेस्ट एरियाज कौन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ डेयरी फार्मिंग होती है? दे आर नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. फाइन. अब इंडिया में, in India, dairy farming is practiced on a large scale in Gujarat and Punjab.
थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स, वहाँ कोऑपरेटिव्स चलते हैं, डेयरी कोऑपरेटिव्स. काउ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिल्क एनिमल इन द वर्ल्ड वाइल इट इज बफेलो इन इंडिया. पूरे वर्ल्ड में तो काउ है जो इम्पॉर्टेंट मिल्क एनिमल है, और इंडिया में बफेलो है. फाइन. फॉर मिल्क यूज ऑफ मिल्क इंडिया में बफेलो एंड पूरे वर्ल्ड में काउ. Besides, there are some more types of farming which come under the category of commercial farming. अब इनके अलावा कुछ और फार्मिंग्स हैं जो कि कमर्शियल फार्मिंग के अंडर आते हैं. अब वो कौन कौन से हैं? ट्रक फार्मिंग. In fact, this is a type of intensive farming. In this, commercial crops are grown from the market distance in as much as can be covered by trucks in the single night. अब इसमें क्या होता है ट्रक फार्मिंग में, ये एक तरह का इंटेंसिव फार्मिंग है और इसमें कमर्शियल क्रॉप्स उगाए जाते हैं. एक मार्केट डिस्टेंस जहाँ पे क्रॉप उगाया जाता है उसके थोड़ी दूर पे ही मार्केट होता है, जिससे कि वो ट्रक से कवर की जा सकते, एक सिंगल नाइट में ले जाया जा सके वहाँ पे मार्केट में. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग जनरली इन्वॉल्व्स द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स. इसमें मेनली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की फार्मिंग होती है. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग साइंटिफिक मीन्स आर यूज्ड अलोंग विद द एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन. अब इस फार्मिंग में साइंटिफिक मीन्स का यूज किया जाता है, किसके साथ? एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन, इनके साथ साइंटिफिक मीन्स का भी यूज किया जाता है. नाउ फैक्ट टू नो, nearly 1/2 of India's total land is under cultivation and about 2/3 of the population is directly or indirectly engaged in agriculture. अब इंडिया में इंडिया का जो टोटल लैंड है इसमें नियरली 1/2 जो है वो अंडर कल्टिवेशन है और 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड है किसमें? एग्रीकल्चर में. कोऑपरेटिव फार्मिंग. In many countries, including India, the land holdings have become small as land is divided among sons and daughters of the farmer. अब इंडिया को बहुत सारे कंट्रीज़ में भी इंक्लूडिंग इंडिया जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि ये फार्मर्स में के जो सन्स और डॉटर्स हैं इनमें लैंड डिवाइड कर दिया जाता है. Many of them have become so small that they cannot be used for farming. अब जब वो डिवाइड हो गया तो बहुत कम ऐसा लैंड बचता है जिसपे कि फार्मिंग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बाकी सब तो डिवाइड हो जाता है, सन्स में डिवाइड हो गया, डॉटर्स में डिवाइड हो गया. इन दिस केस मेनी फार्मर्स कम टुगेदर टू फॉर्म कोऑपरेटिव सो दैट इंटेंसिव फार्मिंग कैन बी कंडक्टेड. अब इससे क्या होता है, जब ऐसा होता है तो बहुत सारे फार्मर्स जिनके पास छोटे छोटे लैंड्स बच जाते हैं वो एक साथ मिलके एक कोऑपरेटिव फॉर्म करते हैं जिससे कि इंटेंसिव फार्मिंग की जा सके. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज कोऑपरेटिव फार्मिंग. ऐसे फार्मिंग को कोऑपरेटिव फार्मिंग भी कहा जाता है. इन दिस लैंड रिसोर्सेज एंड मैन पावर आर पूल्ड टुगेदर. पूल मीन्स इकट्ठा एक साथ मिलके करते हैं, सो एज टू गेट एडिक्वेट प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड एंड दे डिवाइड द प्रोड्यूस एज अग्रीड अमंग देम. और पहले जो एग्रीमेंट हो जाता है उनके बीच में उस हिसाब से वो जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको डिवाइड करते हैं. फाइन चिल्ड्रन, नाउ कम्स द कलेक्टिव फार्मिंग. इन कलेक्टिव फार्मिंग द गवर्नमेंट अलाउज द पीपल टू फार्म कलेक्टिवली ऑन द लैंड. अब कलेक्टिव फार्मिंग में ये गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, गवर्नमेंट परमिशन देती है लोगों को कि वो इकट्ठा मिलके फार्मिंग कर सकते हैं. दीज वर्कर्स गेट शेयर और सैलरी. इसमें इनको सैलरी मिलती है और शेयर मिलते हैं. दिस प्रैक्टिस इज जनरली अडॉप्टेड इन कम्युनिस्ट कंट्रीज सच एज. अब जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पे इस तरह की फार्मिंग की जाती है, जैसे कि चाइना में, सच एज चाइना एंड सम कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप. नेक्स्ट इज द स्टेट फार्मिंग. द फार्मिंग विच इज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस इज नोन एज द स्टेट फार्मिंग. जो फार्मिंग गवर्नमेंट के साइंटिस्ट और जो टेक्नीशियंस हैं वो कंडक्ट करते हैं उसे कहा जाता है स्टेट फार्मिंग. द चीफ पर्पस ऑफ दिस इज टू अंडरटेक रिसर्च. उसमें वो क्या करते हैं, मेनली वो रिसर्च करते हैं. इन दिस लेटेस्ट
Scientific techniques and machinery are used to experiment. अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसमें, क्योंकि ये रिसर्च होता है तो इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स और मशीनरी का यूज़ किया जाता है. When some techniques or machines are found adequate, common farmers are encouraged to follow them. जब वो देखते हैं कि हाँ वो टेक्निक्स जो हैं, मॉडर्न टेक्निक्स और जो मशीन्स हैं, मॉडर्न मशीन्स, वो काम आ रही हैं, उसके एग्रीकल्चर में काम आ रही हैं, यूज़फुल आउटपुट दे रही हैं, तब उसको वो फार्मर्स को एनकरेज करते हैं उसका यूज़ करने के लिए. द IPO सिस्टम, व्हाट इज दिस? एग्रीकल्चर मे बी व्यूड एज अ सिस्टम ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स. अब ये जो एग्रीकल्चर है ये किस सिस्टम के रूप में देखा जाता है? इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स. IPO का मतलब होता है इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट. इनपुट्स, नेचुरल इनपुट्स. नेचुरल इनपुट्स क्या क्या हैं एग्रीकल्चर में? क्लाइमेट, सॉइल, रिलीफ. एंड ह्यूमन इनपुट, सोइंग सीड्स, एनिमल टूल्स, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स. ठीक है, ये तो इनपुट्स हो गए. अब प्रोसेस क्या होते हैं? फार्म, कल्टिवेशन कैसा होता है क्रॉप का? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, प्लोइंग, प्लांटिंग एट्सेट्रा. एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, मिल्किंग. देन आउटपुट्स. अब आउटपुट क्या निकलता है? क्रॉप्स इन यूज, जो क्रॉप्स उगते हैं. एनिमल्स, फार्म यूज. सेल ऑफ प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस एन इनकम फॉर द फार्मर्स ओन यूज. अब जितना सेल होता है उससे जो इनकम होती है उससे वो फार्मर अपने यूज के लिए यूज करता है. तो दिस इज IPO सिस्टम. नाउ कम्स द मेजर क्रॉप्स. मेजर क्रॉप्स कौन से? एनी, और वो होते क्या है? Any plant that is cultivated in significant quantities for food or economic processes is called a crop. कोई भी प्लांट जब कल्टिवेट किया जाता है सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में, एक अच्छी क्वांटिटी में, किस पर्पस के लिए? इकोनॉमिक पर्पस और फूड के लिए, उसे कहा जाता है क्रॉप. We find different types of climate in different parts of the world which support a variety of crop production in the world. अब अलग अलग तरह का क्लाइमेट अलग अलग तरह के जगहों पे होता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में अलग अलग क्लाइमेट होता है. We can categorize different crops into different categories such as food crop, fiber crops, beverage crops and commercial crops. अब क्रॉप्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, जैसे फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप, बेवरेज क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स. सो लुक, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स. मेज कहाँ कहाँ हैं, फिर टी, देन कॉफ़ी, ग्राउंडनट, मिलेट, कोकोआ, राइस, व्हीट. ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मेजर क्रॉप्स जो हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. द फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स आर दोज ग्रोन एज फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, पल्स, शुगरकेन एट्सेट्रा. फूड क्रॉप कौन से होते हैं? जो कि उगाए जाते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, हम लोगों के लिए, हम लोगों के खाने के लिए, जिसमें कि राइस, व्हीट, पल्सेस, शुगरकेन ये आते हैं. नाउ राइस. Rice is the main crop of tropical and subtropical regions. राइस जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का एक मेन क्रॉप है. फाइन. हाई टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, heavy rainfall and bright sunshine are favorable conditions for rice cultivation. राइस के कल्टिवेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी हैं? एक तो हाई टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, उसके बाद हैवी रेनफॉल भी चाहिए और ब्राइट सनशाइन भी होना चाहिए. क्ले एंड एलुवियल सॉइल्स विच कैन रिटेन वाटर. क्ले एंड एलुवियल सॉइल जो होते हैं, जो कि पानी रोक के रख सकते हैं, आर सुटेबल फॉर दिस क्रॉप. राइस के लिए ये दोनों सुटेबल होते हैं. It is grown in deltas, river valleys and coastal plains. यहाँ राइस उगाया जाता है. In the hilly areas it is cultivated in terraced fields. और हिली एरियाज में, पहाड़ों में इसको टेरेस फार्मिंग जैसे होती है वहाँ पे कल्टिवेशन किया जाता है इसका, टेरेस में. The main rice producing countries are. अब मेन राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड म्यांमार.
ओके, ये तो हो गए राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इन इंडिया राइस इज ग्रोन इन, अब इंडिया में कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है राइस? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। After China, India ranks second in the world in rice production. सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर चाइना है और सेकेंड नंबर पे है इंडिया। Good quality of Indian basmati rice has a vast international market. You all must be very well aware, आप सबको पता होगा बासमती राइस के बारे में। It has a beautiful fragrance and ये सबसे अच्छी क्वालिटी का राइस माना जाता है और इसका जो इंटरनेशनल मार्केट है वो भी बहुत बड़ा है। नाउ कम्स द व्हीट। व्हीट इज द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड। ये जो व्हीट है ये सबसे ज़्यादा वाइडली कल्टिवेटेड फूड क्रॉप है। टेम्परेट एरियाज with moderate temperature and about 30 to 90 centimeter of rainfall are best suited for the cultivation of wheat. wheat की cultivation के लिए temperate areas और moderate temperature होना चाहिए और 30 to 90 centimeter of rainfall की ज़रूरत है इसकी cultivation के लिए, best suited है ये। It requires loamy soil and sunny weather. इसमें loamy soil चाहिए होता है, sunny weather चाहिए। Countries with cold winters such as Canada grow wheat in spring. अब जो ठंडे देश हैं जैसे कि कनाडा है वो wheat कब ग्रो करते हैं? स्प्रिंग में, स्प्रिंग। While tropical countries such as India grow winter wheat. और इंडिया में कब ग्रो किया जाता है? सर्दियों में, विंटर्स में। China is the largest wheat producer. Again, China is the largest wheat producer also. Other major producers are India, the US, Russia, Canada, while the USA, Australia and France are the major wheat exporting countries. देखिए अब जो मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन है? मेजर प्रोड्यूसर तो इंडिया, यूएस, रशिया, कनाडा हैं, ठीक है। और ये जो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस हैं ये वीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इन इंडिया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट क्रॉप। फाइन चिल्ड्रन, सी दिस इज अ व्हीट फार्म। ये राइस फार्म है, ये व्हीट फार्म है। नाउ फैक्ट टू नो, द यूएस इज समटाइम्स कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यूएस को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, बट इट इज़ नॉट द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। लेकिन वो व्हीट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है। इट इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो व्हीट का। मेज, इट इज़ द थर्ड मेजर फूड क्रॉप। ये सब हम फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा राइस, उसके बाद व्हीट, नेक्स्ट इज मेज। इट इज़ ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल अमेरिका। इट इज़ यूज एज बोथ फूड एंड फॉडर। ये फूड के लिए भी खाया जाता है, फूड भी है, और फॉडर, फॉडर मीन्स जो एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स का चारा। मेज इज ग्रोन इन टेम्परेट एज वेल एज ट्रॉपिकल एरियाज। इट ग्रोज वेल इन डीप, वेल ड्रेन्ड, क्ले एंड सैंडी सॉइल्स। ये कहाँ ग्रो करता है? अच्छा, डीप वेल ड्रेन क्ले सॉइल्स में और सैंडी सॉइल्स में, वेयर एवरेज टेम्परेचर इज अबव 15 डिग्री सेल्सियस एंड देयर इज नो फ्रॉस्ट। इट नीड्स अबाउट 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल कितनी चाहिए होती है इसको? 50 to 75 सेंटीमीटर्स। द यूएस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज, अकाउंटिंग फॉर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट। यूएस सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेज का। देन चाइना रैंक सेकेंड, चाइना सेकेंड नंबर पे है। अदर मेजर प्रोड्यूसर्स, अब और कौन कौन है प्रोड्यूसर्स? ब्राज़ील, मेक्सिको एंड अर्जेंटीना। फाइन। अब इंडिया में क्या? इन इंडिया मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड कर्नाटका। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज मिलेट्स, नेक्स्ट फूड क्रॉप। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। ज्वार, मिलेट्स में कौन कौन से आते हैं? ज्वार, बाजरा एंड रागी। दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर होता है ये।
They are grown in tropical and subtropical areas with low or seasonal rainfall. यहाँ rainfall बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, low और seasonal होती है. Poor soil and hilly relief also supports millet. मिलेट के लिए पुअर सॉइल, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाला सॉइल की ज़रूरत नहीं है. पुअर सॉइल में भी ये उग जाता है. यूएसए, अर्जेंटीना एट्सेट्रा ग्रोज मिलेट. नाउ कम्स द फाइबर क्रॉप. अब फाइबर क्रॉप कौन से हैं? कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन द वर्ल्ड. ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क. Silk is obtained from cocoons of the silkworm fed on mulberry leaves. Mulberry leaves पे fed किया जाता है इनको, cocoon को, जो silkworm के cocoons होते हैं. Rearing of silkworm for the production of silk fiber is known as sericulture. और silk fiber के production के लिए जो silkworms की rearing की जाती है उसको कहा जाता है sericulture. Cotton. Let's read about cotton. Cotton is the main raw material for cotton textile industry. Cotton textile industry के लिए cotton जो है वो main raw material है. Cotton grows well in the areas having temperature 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. It requires abundant sunlight and moderate rainfall of 60 centimeter to 100 centimeter. Cotton crop के लिए एबंडेंट, बहुत सारा सनशाइन की भी ज़रूरत है और रेनफॉल 60 to 100 सेंटीमीटर्स के बीच में होनी चाहिए. एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, जब ये पकना शुरू होता है कॉटन, देयर शुड बी क्लाउड फ्री क्लियर स्काई. तब रेन्स नहीं होने चाहिए. अलूवियल एंड ब्लैक सॉइल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर इट्स कल्टिवेशन. द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड. कौन कौन है कॉटन प्रोड्यूसर्स लीडिंग? चाइना, द यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, Uzbekistan, Brazil and Turkey. The leading cotton producing states in India. अब इंडिया में कौन कौन से states हैं leading cotton producers? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. Okay, next is jute. Jute is also known as golden fiber. जूट को golden fiber भी कहा गया है. The fiber is taken out from the stalks of the jute plant. It is mostly used for packaging bags, making rugs and mats. अब फाइबर को निकाल लिया जाता है उस स्टॉक से, जूट प्लांट के स्टॉक से, और इसका यूज़ किस में होता है? पैकेजिंग बैग्स बनाने में, पैकेजिंग बैग्स में, और मेकिंग ऑफ रग्स एंड मैट्स. Its cultivation requires high temperature over 25 degrees Celsius and heavy rainfall over 150 centimeter. Heavy rainfall की ज़रूरत होती है. It grows best in the drained sandy loam. Alluvial soil found in river deltas and flood plains is ideal for this crop. इसके लिए ideal कौन सा soil है? Alluvial soil. India is the leading producer of jute in the world, followed by Bangladesh and China. India जो है वो leading producer है जूट का, उसके बाद है बांग्लादेश और फिर चाइना. अदर मेजर प्रोड्यूसर्स इंक्लूड, अब कौन कौन दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं? म्यांमार, उज्बेकिस्तान एंड नेपाल. इन इंडिया, वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट, फॉलोड बाय बिहार, असम एंड उड़ीसा. बांग्लादेश इज द लीडर इन द इंटरनेशनल जूट मार्केट, और इंटरनेशनल जूट मार्केट में लीडर कौन है? बांग्लादेश. Now beverage crops. The beverage crops are mainly used for making drinks such as tea, coffee, cocoa. Okay? ये ड्रिंक्स बनाने के काम आते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, और इसमें मेन कौन कौन से? टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ. Let's read about tea. Tea is well grown in tropical and subtropical climate. इसमें अच्छा उगता है टी. It requires deep and fertile, well-drained soil, rich in humus. Soil में अच्छा humus होना चाहिए, and organic matter. High rainfall, evenly distributed throughout the year, is the prime requirement for its growth. Tea के growth के लिए एक evenly distributed high rainfall ज़रूरी है. It is well grown on gentle slopes and requires intensive labor to pick the leaves.
अब ये जेंटल स्लोप्स पे अच्छा उगता है, लेकिन इसमें बहुत हार्ड लेबर, इंटेंसिव लेबर लगती है इसके एक एक पत्तों को तोड़ने में। द टेस्ट ऑफ द टी डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट वेयर इट वॉज ग्रोन। जो टी का जो स्वाद है वो डिपेंड करता है कि किस एनवायरनमेंट में ये उगाया गया है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी आर चाइना, इंडिया, श्रीलंका, केनिया, टर्की एंड इंडोनेशिया। अब इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं टी के? दे आर असम। इन इंडिया द लीडिंग टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, West Bengal, Darjeeling, and Tamil Nadu, Nilgiris. Assam alone produces half of the amount of tea produced in the country. This is tea plantation. Look, पीछे इनका बैग लगा हुआ होता है, ये पत्तियाँ तोड़ते हैं और उसमें भरते रहते हैं. Fine. Now children, the next one is coffee. Coffee is the second largest beverage. We are reading about the beverage food. So कॉफ़ी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट बेवरेज है आफ्टर टी। टी के बाद सेकेंडली आता है कॉफ़ी। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बीन्स और सीड्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट विच आर देन रोस्टेड, ग्राउंडेड एंड यूज्ड फॉर ब्रूइंग कॉफ़ी। अब कॉफ़ी को किस में से निकाला जाता है? बीन्स एंड और सीड ऑफ कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी प्लांट ये देखिए, कॉफ़ी फ्रूट्स हैं, ये देखिए, इसके अंदर से निकलता है। एंड विच आर देन रोस्टेड, इसको रोस्ट किया जाता है, ग्राउंडेड, एंड उसके बाद ब्रू करके कॉफ़ी निकाली जाती है। द कॉफ़ी प्लांट रिक्वायर्स वार्म क्लाइमेट विथ मॉडरेट रेनफॉल। अब कॉफ़ी प्लांट के लिए गर्म क्लाइमेट चाहिए होता है और रेनफॉल कैसा? मॉडरेट होना चाहिए। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 15 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल ऑफ 100 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। रेनफॉल कितनी? 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक की इज सफिशिएंट फॉर दिस प्लांट। बोथ स्ट्रॉन्ग सनशाइन एंड स्नोफॉल आर हार्मफुल टू दिस क्रॉप। बहुत तेज़ धूप या स्नोफॉल, ये दोनों इस प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर प्लकिंग ऑफ कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी बीन्स तोड़ने के लिए मैनुअल लेबर बहुत लगता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफ़ी, अब पूरे वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन हैं? ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, मेक्सिको, इंडिया एंड इथियोपिया। इन इंडिया, अब इंडिया में कौन से स्टेट्स हैं? इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इन तीन जगहों पे, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में कॉफ़ी जो है वो ये तीन स्टेट्स लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉफ़ी के। कमर्शियल क्रॉप्स, दीज क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन फॉर सेल और एक्सपोर्ट सच एज, अब पढ़ा था ना अभी हमने कमर्शियल क्रॉप के बारे में, जो सेल और एक्सपोर्ट के लिए उगाया जाता है, लाइक शुगर केन, रबर, ऑयल सीड्स, फाइबर क्रॉप्स, टोबैको, ग्रेन्स, बेवरेजेस एट्सेट्रा। शुगर केन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ शुगर। ये शुगर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल और वाटर फॉर इरिगेशन। अब शुगर केन के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बहुत सारे रेनफॉल की भी ज़रूरत होती है और पानी चाहिए होता है इसके इरिगेशन के लिए। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड सॉइल विद लेवल्ड लैंड। It takes nearly a year or even more to mature. एक साल या उससे भी ज़्यादा लगता है इसे पूरा mature होने में, बड़ा होने में। Fertile alluvial soil is the best for cultivation of sugar cane. Look, this is sugar cane. गन्ने तो आपने बहुत देखे होंगे, है ना? Sugar cane के बहुत सारे when you go on the roads, then besides the roads there are so many sugarcane farms, and sugarcane is good to eat also. अच्छा भी लगता है ना sugarcane खाना आप लोगों को। A large proportion of produce is crushed for the production of gur or shakkar, and the rest of the produce is consumed in the modern mills for the manufacture of refined crystal sugar. अब देखिए, बहुत सारा पोर्शन जो होता है, जितना शुगर केन उगता है, उसका बहुत सारा प्रोड्यूस तो गुड़ या शक्कर बनाने के लिए उसको क्रश कर दिया जाता है
और जो रेस्ट है प्रोड्यूस उसको कहाँ भेज दिया जाता है? मॉडर्न मिल्स में फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रिफाइंड क्रिस्टल शुगर। जो शुगर आप लोग खाते हैं वो इसी से शुगर केन से ही बनता है। ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। अदर मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज आर क्यूबा इन वेस्ट इंडीज, इंडिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। ये सब जो है शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। फिजी, हवाई आइलैंड्स, Australia, Philippines, Java Islands and some countries in Africa. Now in India, it is grown nearly in all the states. But देखिए सब स्टेट्स में उगता है शुगर केन, लेकिन जो लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं, बट द लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। फाइन चिल्ड्रन, तो ये सारे स्टेट्स हैं इंडिया के। नाउ कम्स द रबर। रबर इज द स्टिकी जूस और लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ट्रीज इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में जो रबर ट्रीज मिलते हैं उसमें से जो रबर निकलता है वो होता है एक स्टिकी जूस और या लेटेक्स। They require hot and very wet climate with a deep, fertile and well-drained soils. अब रबर प्लांट के लिए एक तो हॉट और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है और डीप, फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ रबर इन द वर्ल्ड आर थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, नाइजीरिया, ब्राज़ील एंड लाइबेरिया। इन इंडिया, इंडिया में कौन है लीडिंग प्रोड्यूसर्स? द लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। ये हैं लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया रबर के। नेक्स्ट इज ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स प्रोवाइड अस ऑयल टू कुक फूड। ऑयल सीड से ऑयल मिलता है जो कि हम खाना बनाने में यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम कुकिंग ऑयल, ऑयल इज यूज्ड इन मेकिंग कैंडल्स, पेंट्स। अब देखिए कुकिंग ऑयल के अलावा जो ऑयल है वो यूज़ कहाँ कहाँ होता है? कैंडल्स, पेंट्स, वार्निशेस, सोप एंड मार्जरीन। वी गेट ऑयल फ्रॉम लिंसीड। अब ऑयल कहाँ कहाँ से मिलता है? लिंसीड, कैस्टर, सिसमे, पाम, रेपसीड, ग्राउंडनट, ऑलिव, कोकोनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। ओके, द US is the leading producer of oil seeds, mainly soybeans. जो सोयाबीन्स का लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है US. The other producers are, अब दूसरे और प्रोड्यूसर्स कौन कौन है ऑयल सीड्स के? चाइना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड इंडिया। नाउ इन इंडिया, which are the states which are the leading oil seed producing states? In India, the leading oil seed producing states are Gujarat, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Karnataka. Okay children? Now the agricultural development. To meet the growing demand, agricultural development is important. जो डिमांड है, जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। This can be achieved by increasing the area of land under cultivation and number of crops grown. अब इसको अचीव कैसे किया जा सकता है? क्या बढ़ाना पड़ता है? एक तो लैंड जो कल्टीवेशन में है वो बढ़ाना पड़ता है, एरिया ऑफ लैंड बढ़ाना होता है और उसमें जो क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं उसके नंबर ऑफ क्रॉप्स को बढ़ाना होता है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज, HYVs of seeds, better irrigation facilities and increased use of pesticides, insecticides, fungicides, etc. are also important for agricultural development. Different kinds of agriculture are practiced in different parts of the world according to people's requirement. लोगों की requirement के अनुसार अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाती है अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के। फॉर एग्जाम्पल, इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, intensive agriculture is developed as farm size are small and there is heavy population. इंडिया में इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है क्योंकि लैंड छोटे होते हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा है। Whereas in developed countries,
अब जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहाँ क्या होता है, लाइक USA एंड कैनेडा, लार्ज फार्म्स ऑफ एग्रीकल्चर आर फाउंड, वहाँ बड़े बड़े फार्म्स होते हैं एग्रीकल्चर के, विथ कमर्शियल फार्मिंग। अब वहाँ क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग, ड्यू टू स्पार्स पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन होती है, एंड एक्सटेंसिव लैंड इज अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। ओके, नाउ विल रीड अ केस स्टडी, एक केस स्टडी पढ़ेंगे, कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड द US, इंडिया और US में कंपैरिजन। इंडिया, in India 3/4 of the population is engaged in agriculture। इंडिया का जो 3/4 population है वो agriculture में engaged है, agriculture करते हैं। About 29% of the gross national income and 25% of the gross domestic product GDP is obtained from our agricultural sector। जो gross national income है और 25% ऑफ GDP जो है वो कहाँ से आता है, वो आता है एग्रीकल्चरल सेक्टर से। ड्यू टू हैवी पॉपुलेशन लिमिटेड लैंड इज अवेलेबल, अगेन द सेम थिंग कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लैंड कम है, लिमिटेड है। फार्मर्स यूज HYV ऑफ सीड्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन एंड दे ग्रो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, 2 क्रॉप एक साल में उगाते हैं, which are normally wheat, rice or pulses। Okay, the average Indian farmers have no facility to do agriculture in a mechanized way। जो एक average Indian farmer है वो उसके पास कोई facility नहीं है कि वो एक mechanized तरीके से farming करे। Farmers sell their products in the mandi located in the nearby town। पास के town में मंडी में जाके वो अपना crop बेचते हैं, अपना जो प्रोडक्ट होता है उनका उसको बेचते हैं। दे आर फोर्स्ड टू सेल देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज। अब जो भी प्रोड्यूस होता है उनका वो ज़बरदस्ती भी उनको बेचना पड़ता है मार्केट में, चाहे फेवरेबल हो या ना हो वो उस टाइम पे मार्केट बेचने के लायक उनका फेवर करता हो या ना करता हो, लेकिन उनको बेचना पड़ता है ज़बरदस्ती। क्यों? क्योंकि उनके पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं हैं। स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं? इन रिसेंट ईयर्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस इन इंडिया, इंडिया में थोड़ी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुई है रिसेंट ईयर्स में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट प्रायोरिटी अंडर द 5-year प्लान्स। जो इंडिपेंडेंस के बाद 5 years प्लान्स बने थे उसमें एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी पर रखा गया था। द गवर्नमेंट स्टार्टेड द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम IADP in 1961 and it paved the way for the adoption of Green Revolution in India. The production of food grains in 1967-68 was 25% higher than that of 1966-67. अब इसके चलते क्या हुआ, जो इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने, उसमें उससे जो 1966-67 में जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ था, फूड ग्रेन्स का, वो बढ़ के 25% हायर हो गया। Under 5-year plans, many multipurpose projects and irrigation projects were launched to increase the irrigation facilities. Various agricultural universities had also been set up across the country. बहुत सारे agricultural universities भी बनाए गए पूरी country में। The White Revolution followed by the Green Revolution has resulted in increased production of milk. Milk का भी production बढ़ा। Now India is one of the leading producers of milk in the world. पूरे world में इंडिया जो है वो leading producer है milk का। Government has also taken many steps to develop storage facilities. अब storage facilities भी बढ़ा दी गई हैं। Loans are made available to the farmers through banks and cooperative societies on easy terms to invest in agriculture. Agriculture में लगाने के लिए पैसा उनको loan as loan दिया जाता है farmers को। The US, ये हम केस स्टडी पढ़ रहे हैं ना, अभी इंडिया का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे US का। American farming is mainly commercial in nature and is very different from Indian farming. जो American farming है वो एक तो commercial है बहुत ज़्यादा और Indian farming से totally different है। The USA is not very populous country but its size is far more than of India.
यूएस एक बहुत पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे, लेकिन उसका जो साइज़ है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है. As a result, most of the farms are large, running into thousands of acres. जो farms हैं वहाँ बड़े बड़े farms हैं in comparison to India. As a result, thousands of acres में हैं वहाँ के farms. The farmers do all functions related to cultivation using machinery. सब कुछ machinery के through होता है. Due to lack of manual work, only 3% people in USA are engaged in agriculture as compared to 64% in India. Now see the difference, children. कितना vast difference है. USA में manual work जो लोग काम करते हैं वहाँ पे fields में, farms में, वो केवल 3% हैं और इंडिया में 64% manual labor है. An average farm size in the USA is about 250 hectare. एक farm का size near about 250 hectare होता है. The farmer generally resides in the farm. वो farm में ही रहता है farmer. Crops are grown mainly for commercial purpose. Commercial purpose बेचने के लिए उसको उगाया जाता है. Corn, soybean, अब कौन-कौन से corn, soybean, wheat, cotton and sugar beet are the major crops grown here. Farmers mainly use modern tools and equipments and the whole agricultural system is mechanized. Farmers जो हैं वो modern tools use करते हैं, equipments use करते हैं और पूरा जो agricultural system है वो mechanized है. Farmers are rich and believe in scientific and planned farming. Farmers वहाँ के जो USA के farmers हैं बहुत rich हैं, बहुत अमीर हैं और वो scientific और planned farming पे believe करते हैं. They use chemical fertilizers and pesticides wherever they are required. They store their farms produce in the automated grain storage or dispatch to the market agencies. Fine children, now steps taken by the USA government. अब USA government ने क्या steps लिए हैं? The USA government also helps in providing improved facilities for storage, processing and transportation of farm products. जो USA गवर्नमेंट है वो बहुत इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है किसके लिए? ग्रेन्स के स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए फार्म प्रोडक्ट्स के. द यूज़ ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड रेफ्रिजरेटर्स हेल्प इन सेफ डिलीवरी ऑफ मेनी पेरिशेबल फूड्स. जो फूड बहुत जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर्स में रखा जाता है. The USA farmers produce so much surplus food that the government is trying to limit the production of some crops and making efforts to expand the export markets. अब USA farmers इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं कि वो surplus हो जाता है food. तो अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसका प्रोडक्शन ऑफ कुछ क्रॉप्स के प्रोडक्शन में लिमिटेशंस लगाए. The state government also offering loans and subsidies to the farmers to control the production of some crops. कुछ crops के production को control करने के लिए बोला गया है जैसे wheat, cotton, rice, tobacco, corn and dairy products. The government also forces to loan money to farmers to enable them to withhold crops from the market when the prices are constantly falling. Now, the farmers in the USA maintain proper accounts of expenditure and income and make efforts to explore new markets for their produce. अब जो USA के farmers हैं वो एक proper account maintain करते हैं, कितना expenditure हुआ, कितना income हुआ, इसका एक proper record maintain करते हैं. Now, here is all which we have read in this chapter and what all we have read in this chapter, क्या क्या पढ़ा उसका एक जस्ट लेट्स गो थ्रू इट. जल्दी से हम ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा. एग्रीकल्चर इज अ सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड टू ग्रो सीरियल्स, fruits, vegetables and to raise livestock. Both factors affect agriculture, physical and human. There are two types of agricultural systems, subsistence agriculture and commercial agriculture. दो types के जो agriculture हैं. Subsistence agriculture can be further classified as intensive subsistence agriculture and primitive subsistence agriculture. Intensive subsistence agriculture is most common in thickly populated areas such as India.
Commercial farming is done over a large piece of land with modern equipments. To meet the increasing demand of food, agricultural development is required. An average farm in the USA is very large. It is about 250 hectares in area, while in India it is only 2.3 hectares. Just look at the difference, children. कहाँ 250 hectares है जो farm available है USA farmers को, और इंडिया में केवल 2.3 hectares. So this is all in the chapter, children. So now let's start the exercise here, children. Objective type questions. Take the right option. Dash factors help farmers to buy seeds and fertilizers. कौन सा फैक्टर हेल्प करता है फार्मर्स को सीड्स और फर्टिलाइजर्स बाय करने में? रिलीफ, मार्केट, कैपिटल. कैपिटल, ओके. इसी से तो वो बाय करेगा, तो उसके पास कैपिटल नहीं होगा तो वो कैसे परचेज करेगा? इन डैश फार्मिंग कैटल आर रेयर्ड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. किस फार्मिंग में कैटल्स को रेयर किया जाता है? मिल्क के लिए और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए. मिक्स्ड, स्टेट और डेयरी. इट इज डेयरी फार्मिंग. फाइन. नाउ द नेक्स्ट वन इज द डैश एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. इंडिया में किस तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है? एक्सटेंसिव, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल. इट इज द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. Dash is the leading producer of coffee in the world. Brazil, China, India. Brazil. Now write T for true and F for false statements. In subsistence farming, crops are grown for sale purpose. No, false. This is false. Write F. Mixed farming refers to grow crops for commercial purpose. This is also false. F. Maize is used both as food and fodder. Yes, this is true. T. Cotton and jute are fiber crops. अभी हमने पढ़ा cotton और jute कैसे crops हैं? Fiber crops. True. Now fill in the blanks. Agriculture practiced only for the family's own needs is known as subsistence farming. Okay? Labor is a dash factor that affects agriculture. Labor is a human factor. Tea and coffee are included in dash crops. कैसे crops है tea and coffee? They are plantation crops. Two countries which are the leading producers of tea are, कौन से दो countries leading producer in tea हैं? They are China and India. And the last one is rearing of silkworms is known as, सिल्कवर्म्स को जब रियर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर. सेरिकल्चर. ओके, फाइन चिल्ड्रन. सो हियर वी एंड अप आवर चैप्टर and I hope you have understood many things. Many new things have been told here and you have learned many new things in this chapter. So keep learning. Stay tuned for the new video. We'll meet again. फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ. Till then, stay happy, stay blessed. Bye.